बहुत देर हो गई आज। हर दिन तो 8 बजे तक आ जाते थे, आज बारिश भी तेज है। बच्चे माँ से लिपटते हुए बोल पड़े। माँ, पिताजी कब आएंगे? बस आते ही होंगे बेटा, तुम्हारे लिए मूंगफली लाने की बात कह रहे थे ना। अगली सुबह गांव की किसी राहगीर ने खबर दी, तालाब वाले मोड़ के पास एक आदमी गिरा पड़ा है, लगता है कोई हादसा हुआ है। एक बार की बात है, शांतिपुर गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी बरसों से बारिश झेलते झेलते अब बेहद कमजोर हो चुकी थी। रघुनाथ और उसकी पत्नी सीता अक्सर जीवन यापन करने के लिए गांव के सरपंच के यहाँ मजदूरी करते थे और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे बारिश का मौसम भी शुरू हो रहा था। सुनो जी, देखो तो जरा, फिर से हमारी झोपड़ी की छत टपक रही है। अभी तो बारिश ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, तो ये हाल है, आगे क्या होगा? जानता हूँ सीता, मैंने सरपंच जी से मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन सरपंच जी ने मेरी बात टाल दी। तो क्या करें जी, इस बारिश की शुरुआत में तेज आंधी और तूफान भी एक साथ आ जाता है। अगर कुछ नहीं किया तो एक दिन ये छत हमारे सिर पर गिरेगी और शायद तब कोई नहीं बचेगा। क्या करूं सीता, कुछ समझ नहीं आता। कुछ भी करो जी, अब हम ऐसे नहीं रह सकते। रघुनाथ और सीता आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी भोला और मुनिया वहाँ पर आ जाते हैं। पिताजी देखो ना, हल्की बारिश में भी झोपड़ी की छत टपक रही है। हाँ पिताजी, मैंने तो पानी टपकने वाली जगह पर बर्तन भी लगा दिया है, ऐसे तो झोपड़ी में भी पानी भरने लगेगा। फिर बच्चों की मासूमियत देखकर सीता बोलती है, चिंता ना करो बच्चों, तुम्हारे पिताजी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। हाँ बच्चों, मैंने तो ठान लिया है, कल से 2 जगह काम करूँगा। सुबह खेत में, फिर दोपहर सेठ के गोदाम में काम करके नया घर बनवाऊंगा। ये आप क्या बोल रहे हो जी? सारा दिन सरपंच के खेतों में काम करके तो आप वैसे ही थक जाते हो, और फिर अपने खेतों का भी काम होता है, और फिर अब 2 जगह काम करने की सोच रहे हो। क्या हुआ सीता, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। 2 जगह काम करके अब ज्यादा पैसे आएंगे, तभी तो हम नए घर के लिए पैसे जुटा पाएंगे। अगले दिन सरपंच के खेतों का काम खत्म करने के बाद रघुनाथ बोलता है, ठीक है सीता, तुम घर चली जाना और बच्चों की देखभाल करना। आज जरा मैं सेठ के यहाँ काम का पता लगा कर आता हूँ। ठीक है जी, लेकिन आप समय पर घर आ जाना। कुछ देर बाद रघुनाथ सेठ के गोदाम पर जाता है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, कहो भाई कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं यहीं गांव में रहता हूँ, काम की तलाश में आपके पास आया था। तो काम चाहिए तुम्हें, लेकिन मेरे पास तो तुम्हारे लायक कोई भी काम नहीं है। सेठ, मैं हर काम कर सकता हूँ, बेशक आप मुझे कम पैसे दे देना, बस काम दे दो। रघुनाथ की बात सुनकर सेठ सोच में पड़ जाता है और मन में बातें करने लगता है। लगता है ये कोई जरूरतमंद है, मैं इससे सस्ते में काम करवा सकता हूँ, और ये तो हर काम करने के लिए तैयार है। बारिश का मौसम आने वाला है, अगर बारिश में भी ये मेरे माल की डिलीवरी समय पर कर देता है तो फिर मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन इसे तो मैंने सरपंच के खेतों पर काम करते देखा था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या हुआ सेठ जी, आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं भाई, मेरे मन में एक सवाल था। तुम तो सरपंच के यहाँ काम करते हो ना, तो फिर मेरे यहाँ काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? सेठ जी, वो बात ऐसी है कि मेरी झोपड़ी की छत से पानी टपकता है। बारिश के मौसम में मेरा पूरा परिवार परेशान रहता है, तो सोचा कि इस बार नया घर बनवा लूं। ओह, अच्छा तो ये बात है। लेकिन तुम मेरे यहाँ पर काम कैसे करोगे? तुम तो सारा दिन सरपंच के यहाँ पर काम करते हो ना। सेठ जी, मैं उनके खेतों का काम जल्दी ही खत्म कर दूंगा, बाकी आधा दिन आपके यहाँ काम कर लिया करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें मेरे काम के बदले हर दिन के 100 रुपए ही दे पाऊंगा। लेकिन सेठ जी, सरपंच के यहाँ तो मुझे 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। देखो भाई,
मेरे यहाँ पर ज्यादा काम नहीं है, बस माल को सही समय पर सही जगह पहुँचाना है। वैसे भी तुमने कहा है कि तुम कम पैसे में काम कर लोगे। अब रघुनाथ ना चाहते हुए भी काम के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसकी मजबूरी थी कैसे न कैसे करके घर बनाना। अगले दिन से रघुनाथ की दिनचर्या बदल गई। वो सुबह जल्दी उठकर अपने और सरपंच के खेत में जाता, दोपहर में सेठ जी के यहाँ भारी बोरे भरता, फिर पैदल गांव-गांव सामान पहुंचाता। ओ रघु, ये बोरे ठीक से नहीं बंधे हैं, इन्हें जल्दी से तैयार कर, समय पर पहुंचना चाहिए, वरना आज की दिहाड़ी काट लूंगा। जी मालिक, अभी बांध कर पहुँचाता हूँ। रघुनाथ बोरा बांधने लगता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। आखिर दिन भर खेतों में काम करके बेचारा थक जो गया था। क्यों रे रघु, अभी से ही तेरे हाथ कांपने लगे? पहले ही बोल देता, यहाँ पर जरा सा भी आराम नहीं मिलेगा। ठीक है मालिक, मैं आपकी बात समझ गया। एक दिन रघुनाथ घर पहुंचकर कराह रहा होता है। मैंने तो पहले ही आपसे मना किया था, 2 जगह काम कर पाना आसान नहीं है। अब सीता रघुनाथ का माथा छूकर देखती है तो उसका बदन बुरी तरह तप रहा होता है। हे भगवान, आपको तो तेज बुखार भी है, कल आप खेती पर कैसे जाओगे? मेरी फिक्र ना करो सीता, बस मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा। तुम जरा मेरे माथे पर पट्टी रख दो। अगर काम नहीं करूंगा तो फिर हमारा नया घर कैसे बनेगा? पिताजी, घर तो बाद में भी बन जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपका ठीक होना जरूरी है। हाँ पिताजी, हमारे लिए घर से ज्यादा आप जरूरी हो। अगर आप ही ठीक नहीं रहोगे तो हम घर का क्या करेंगे? चिंता ना करो बच्चों, मुझे बस मामूली सा बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। सीता रघु की बात सुनकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगती है। अगले दिन रघुनाथ को थोड़ा आराम मिलता है तो वो खेतों की तरफ निकल जाता है। फिर सरपंच के यहाँ काम खत्म करके वो सेठ की तरफ जाने लगता है। सुनो सीता, तुम घर पहुंचकर समय पर खाना बना लेना। अब मैं निकलता हूँ। सेठ जी के यहाँ लेट पहुँचने पर मुझे सुननी पड़ती है, इसलिए मुझे समय पर पहुँचना होगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रघुनाथ दिन रात एक करके मेहनत करता गया। फिर एक दिन मौसम ने करवट ली, आसमान में काले बादल घेराए, तेज हवाएं चलने लगी। फिर दोपहर में अचानक से बारिश शुरू हो गई। उधर सेठ के यहाँ सेठ चिल्लाया, ओ रघु, बोरा उठा और जल्दी निकल, बारिश और तूफान बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए। मालिक बाहर बहुत तेज बारिश है, रास्ता भी कीचड़ से भर गया है, कल सुबह पहुंचा दूं क्या? क्या बोला तू? हैं? तू क्या यहाँ का मालिक है जो अपने हिसाब से चलेगा? अब बोरा उठा और जल्दी निकल। रघुनाथ कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप भीगा हुआ बोरा कंधे पर रखा और चल पड़ा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क कीचड़ से लथपथ थी, पैर बार बार फिसल रहे थे, रास्ता सुनसान था। तभी रघुनाथ के मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। घर पर सीता मेरा इंतजार कर रही होगी, बच्चों ने भी पूछा होगा पिताजी कब आएंगे। बस एक बार ये बोरा पहुंच जाए, फिर छत के लिए तिरपाल ले आऊंगा। कम से कम घर बनने तक बारिश से तो बचे रहेंगे। रघुनाथ की आंखों में पानी था, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। तभी एक जगह उसका पांव एक बड़े पत्थर पर पड़ा और वो फिसल गया। उसका सिर सीधे उसी पत्थर पर जा टकराया। उसे जोर की चोट लगी और रघुनाथ वहीं जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर अंधेरा छा गया। बारिश वैसे ही बरसती रही, लेकिन अब कोई नहीं था जो उसे उठाए। यहीं पर रघुनाथ ने अपनी आखिरी सांसें ली और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। उधर सीता लालटेन जलाकर बच्चों के साथ घर के एक कोने में बैठी थी, जहाँ पर पानी नहीं टपक रहा था। बहुत देर हो गई आज, हर दिन तो 8 बजे तक आ जाते थे, आज बारिश भी तेज है। बच्चे माँ से लिपटते हुए बोल पड़े, माँ पिताजी कब आएंगे? बस आते ही होंगे बेटा, तुम्हारे लिए मूंगफली लाने की बात कह रहे थे ना। अगली सुबह गांव की किसी राहगीर ने खबर दी, तालाब वाले मोड़ के पास एक आदमी गिरा पड़ा है, लगता है कोई हादसा हुआ है। लोग दौड़े, सीता भी वहां पहुंच गई। उसने भीड़ हटाई तो जमीन पर पड़ा था रघुनाथ, शांत, ठंडा और अब हमेशा के लिए चुप।
ये आपको क्या हो गया जी? हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? अब बच्चों का क्या होगा? मेरा क्या होगा? हे राम, तूने तो मेरा सहारा ही छीन लिया। अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगी? तभी गांव की कुछ औरतें सीता को संभालती है और उसे समझाती हैं। उधर एक तरफ खड़े बच्चे अपने पिताजी को याद कर रो रहे थे। कुछ देर बाद रघुनाथ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रघुनाथ की मौत के बाद जैसे सीता की दुनिया ही उजड़ गई थी। अब उसके सिर पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। एक दिन सीता अपने बच्चों के लिए सरपंच के पास मदद मांगने जाती है। सरपंच जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मकान योजना में हम गरीब का भी नाम जुड़वा दीजिए। अगर बारिश से पहले घर ना बना तो मेरी झोपड़ी बर्बाद हो जाएगी और मेरा परिवार बेघर हो जाएगा। देख सीता, अगर संभव होता तो मैं जरूर तेरा नाम जुड़वा देता, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। जी सरपंच जी, लेकिन मैंने सब कागज जमा कर दिए थे। वो सब कागज अधूरे हैं, समझी? अब मेरा समय खराब मत कर और जा खेतों में काम कर ले। सीता चुप हो जाती है और खेतों की तरफ जाने लगती है। फिर सरपंच का नौकर धीरे से पास आता है। मालिक, ये औरत तो ठीक कह रही है, इसके सभी कागज पूरे हैं और इस बेचारी का घर तो पूरे गांव भर में कमजोर है। न जाने किस दिन की बारिश इसके घर को तबाह कर दे। तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? जाकर काम कर अपना। कुछ समय बाद जब खेत का काम खत्म करके सीता घर जाती है तो बारिश चालू थी। घर में बच्चे कंबल से लिपटे थे। माँ, हमारा कंबल भीग गया है, बहुत ठंड लग रही है। चिंता ना कर बेटी, मैं अभी चूल्हा जलाती हूँ, फिर घर गर्म हो जाएगा। सीता लकड़ी उठाती है, लेकिन सारी लकड़ियाँ भीग चुकी थी, जिसके कारण आग नहीं जलती। तो लकड़ियाँ भी भीग चुकी हैं। लगता है आज घर का चूल्हा भी नहीं जल पाएगा। कुछ देर बाद झोपड़ी की दीवार दरक चुकी थी। सीता उठकर उसे देखती है। हे भगवान, दीवार तो नीचे गिरने वाली है। तभी जोर की बारिश शुरू हो जाती है और एक तेज आवाज के साथ दीवार गिर जाती है। कुछ ही देर में आधी झोपड़ी मलबा बन जाती है। माँ, हमें बचाओ। डरो नहीं मेरे बच्चों, माँ है ना तुम्हारे साथ। पूरी रात वो बच्चों को छाती से चिपकाकर बैठी रहती है, कांपती है और आंसुओं से भीगती रहती है। अगली सुबह सीता बुखार में तप रही होती है। घर का आधा हिस्सा ही बचा था, जहाँ पर सीता बीमार होकर लेटी पड़ी थी। माँ, मुझे भूख लगी है। बेटा, वहाँ डिब्बे में कुछ बचा होगा, तुम और भोला खा लो, माँ आज नहीं खाएगी। कुछ दिन बाद सीता बुखार से थोड़ी ठीक होती है। फिर वो सरपंच जी के खेतों पर पहुँच जाती है। अरे सीता, तू? हाँ सरपंच जी, मेरी झोपड़ी गिर गई थी। उस रात भीगने की वजह से बुखार आ गया था तो काम पर नहीं आ पा रही थी। देख सीता, एक के न आने से मैं अपना काम तो नहीं रोक सकता। मैंने तेरी जगह किसी दूसरे मजदूर को रख लिया है। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। लेकिन सरपंच जी, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं। अगर आप भी काम से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता। अब वो मजदूर आया है, उसे मैं काम के लिए मना नहीं कर सकता। सीता अब पूरी तरह बेरोजगार हो जाती है। घर में राशन खत्म हो गया था। राशन ना होने की वजह से अब खाना भी नहीं बन पाता। माँ, भूख लगी है। आज थोड़ा और सब्र कर ले बेटा, कल कुछ लेकर आऊंगी। सीता रात को अकेले में बैठी थी। बाहर अंधेरा, भीतर सन्नाटा था। हे भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है? अब सीता गांव के कुछ लोगों से रोटी मांगकर अपने बच्चों को देने लगती है। माँ, तू भी खा ले। नहीं बेटी, तू और भोला खा लो, माँ का पेट तो बच्चों को देखकर भर जाता है। हर दिन बारिश तेज होती जा रही थी। झोपड़ी अब और भी कमजोर हो गई थी। हर कोना भीग चुका था। एक रात फिर तेज तूफानी बारिश होती है। इस बार सीता की झोपड़ी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अब सीता की झोपड़ी टूट चुकी थी। पेट की आग बुझाने का कोई जरिया नहीं बचा था। इस तरह से सीता ने हार मान ली थी। अगली सुबह वो उठी, बच्चों को और सामान को लेकर चुपचाप गांव छोड़कर निकल गई। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बस बेटा, जहां हमें मंजिल ले जाए। वैसे भी
अब इस गांव में हमारा कुछ भी नहीं बचा है। आधा दिन निकलने के बाद वो सभी गांव से दूर एक ऊंचे खजूर के पेड़ के नीचे पहुंच गए। वहां की जमीन सूखी थी, पत्तियां घनी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। कितना शांत है ये पेड़, इसके मजबूत पत्ते तो हमें बारिश से बचा सकते हैं। माँ, क्यों ना हम इसके पत्तों से घर बना लें? अरे हाँ बेटी, ये तो हो सकता है। मैंने कहानियों में सुना था कि केले के पत्ते से घर बनाया जा सकता है, तो क्यों ना हम इस खजूर के पत्तों से अपना घर बनाएं? माँ, तो क्या हम भी पत्तों से घर बनाएंगे? हाँ बेटा, हम तीनों इस घर को मिलकर बनाएंगे। ये घर ही हमें बारिश और आंधी तूफान से बचा सकता है। सीता ने काम शुरू कर दिया। वो पेड़ से गिरे पत्ते बटोरने लगी और पास के जंगल से बांस की पतली लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। इन पत्तों को अच्छे से जोड़ना होगा और लकड़ियों को बांधना होगा ताकि दीवार बन सके। माँ, ये देखो, ये पतला बांस मिल गया और ये पत्ते भी बड़े हैं। शाबाश बेटे, आज तू सच में अपने पिताजी की तरह हिम्मती लग रहा है। तेरे पिताजी होते तो खुद अकेले ही इस खजूर के पत्तों से झोपड़ी बना देते। कई घंटों की मेहनत के बाद सीता और उसके बच्चों ने मिलकर एक खजूर के पत्तों से घर तैयार कर लिया। इस खजूर के पेड़ में से फल भी निकल रहे थे, जिन्हें खाकर और कुएं के पानी को पीकर उन्होंने पेट भर लिया था। रात होती है, फिर सभी जमीन को साफ करके पत्तों पर ही सो जाते हैं। माँ, मुझे जमीन पर सोने पर डर लग रहा है। हाँ माँ, कहीं यहाँ पर कोई जानवर तो नहीं आ जाएगा? अरे बच्चों, तुम आराम से सो जाओ। हमने जो पत्तों और लकड़ी से गेट बनाया है उसे झोपड़ी के आगे लगा देंगे, फिर कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। कुछ देर बाद सभी बच्चे सोने लगते हैं। तभी बाहर आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। माँ, ये तो बादलों की गरज है। लगता है आज रात भर बारिश होने वाली है। हाँ माँ, अब क्या होगा? क्या ये घर तेज बारिश में सुरक्षित रहेगा? हाँ बच्चों, खजूर के एक एक पत्ते बहुत मजबूत हैं। चाहे आंधी हो या तूफान, ये हमारी रक्षा करेंगे। सीता अपनी बात खत्म करती तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश की बूंदें सीता के घर पर गिरने लगी थी। थोड़ी ही देर में बारिश इतनी बढ़ गई कि ऐसा लग रहा था कोई बादलों में से पत्थर मारने लगा हो। वो पत्थर रूपी बूंदें खजूर के पत्तों पर तेज तेज आवाज करने लगी थी। माँ, लगता है बाहर बारिश तेज हो गई है। पत्तों की इतनी तेज आवाज आ रही है, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं उस रात की तरह। डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, मेरे पास आ जाओ। कुछ देर बाद बारिश धीमी हो जाती है, लेकिन पत्तों की वो आवाज़ अब बच्चों के लिए जैसे मन बहलाने का जरिया बन चुकी थी। पूरा परिवार उस दिन पत्तों की आवाज़ और ठंडक को महसूस करते हुए सो जाता है। अगली सुबह जब सीता की आंख खोलती है तो वो देखती है बारिश थम चुकी थी और चारों तरफ हरियाली थी। अंदर भोला और मुनिया अभी भी चैन की नींद सो रहे थे। अरे बच्चों, सुबह हो गई है, अब उठ भी जाओ। माँ की आवाज सुनकर दोनों बच्चे उठ जाते हैं। कुछ देर बाद भोला माँ से बोलता है, माँ, अगर खजूर के पत्तों से घर बनाया जा सकता है तो और भी चीजें क्यों नहीं बनाई जा सकती? कौन सी चीजें बेटा? जैसे कि हवा करने का पंखा, सोने के लिए चटाई और टोकरियाँ। हाँ माँ, ये तो भैया ने सच कहा। हम इन चीजों को बनाकर बाजार में बेच भी सकते हैं, और तो और हम खजूर के फल भी बेच सकते हैं। अब सीता ने धीरे धीरे पेड़ से पके खजूर तोड़ना शुरू किया। उन्हें साफ किया, धूप में सुखाया, फिर एक पोटली में बांधकर गांव की तरफ निकली। बहन, ये ताजे ताजे खजूर हैं, आज ही पेड़ से तोड़े हैं, खा के देखो, बहुत मीठे हैं। अरे सीता, तू अब खजूर बेचने लगी? हाँ बहन, पेट के लिए कुछ तो करना होगा ना। मैं समझ सकती हूँ बहन, पति के गुजरने के बाद तुम्हारे घर की हालत कैसे रहे होंगे, ये बात पूरा गांव अच्छे से जानता है। बहन, खजूर तो वाकई मीठे हैं। अगले हफ्ते मेरा बेटा शहर से आने वाला है, मैं तो उसे गांव के खजूर दे दूंगी। हाँ, क्यों नहीं बहन, जितने चाहिए उतने खरीद लो। धीरे धीरे सीता की बात फैलने लगी। हर हफ्ते 2-4 औरतें उसके यहाँ खजूर लेने आने लगी। फिर सीता की हिम्मत बढ़ गई। एक शाम वो अपने पत्तों की बनी झोपड़ी में बैठी थी। उसने पत्तों की चटाई और हाथ का पंखा बनाने की कोशिश की तो सब कुछ ठीक ठाक बन रहा था। अब बच्चे भी सीता की मदद करने लगे थे। माँ, अब तो सभी चीजें बनने लगी हैं, हम इन सभी चीजों को भी बेच सकते हैं ना? हाँ बेटी। अगली सुबह सीता ने पेड़ के सूखे पत्ते इकट्ठा किए और पानी में भिगोकर उन्हें मुलायम किया।
फिर पत्तियों को मोड़कर डलिया बनाना शुरू की। माँ, ये तो टोकरी है, ये तुमने कैसे बनाया? ये सब मैंने बचपन में अपनी माँ से सीखा था। अब हम इस तरह की टोकरियाँ बनाकर भी बेचेंगे। अब सीता खजूर के पत्तों से नई नई चीजें बनाकर बेचने लगी थी। एक दिन शाम को सभी लोग पत्तों के घर में बैठे थे। तभी मुनिया बोलती है, माँ, हम कब तक ऐसे ही फल खाकर गुजारा करेंगे? क्या हमारे घर में कभी चूल्हा नहीं जलेगा? चिंता ना कर बेटी, अब तो हमारे पास कुछ पैसे भी आ गए हैं। मैं कल ही राशन ले आऊंगी। बेटा, हम खेती भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे सभी चीजें शुरू करेंगे। अब गांव की महिलाएं सीता से डलिया और पंखे भी खरीदने लगी थी। एक दिन राधा के साथ गांव की दूसरी औरतें भी कुछ सामान खरीदने सीता के घर के पास आती हैं। बहन, ये चटाई बहुत सुंदर बनी है। ऐसी चटाई तो शहरों में भी नहीं मिलती है। हाँ बहन, मेहनत से जो बनता है वो अच्छा ही लगता है और टिकाऊ भी होता है। बताओ बहन, आपको कितनी चाहिए? मुझे एक दे दो। मुझे तो दो दे दो, मेरे घर की दोनों चटाई खराब हो गई है। इस तरह से लोगों की नजरों में सीता बदल गई थी। जो पहले बेबस और अकेली मानी जाती थी, अब सब उसे इज्जत से देखने लगे थे। गांव की औरतें अब सीता के बारे में बातें भी करने लगी थी। अरे बहन, सुना है सीता अब खुद कमाती है, पूरे घर की जिम्मेदारी खुद ही उठा रही है। वो खजूर वाली सीता? हाँ बहन, उसने तो खजूर के पत्तों का ही घर बना दिया है। हाँ बहन, केले के पत्तों का घर तो सुना था, सीता ने तो खजूर के पत्तों से घर बना दिया। और तो और उसने खजूर के पत्ते से घरेलू सामान भी बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से गांव की औरतें उसका सामान खरीदने लगी हैं। समय बीतता है, सीता की मेहनत रंग ला रही थी। अब उसके घर में चूल्हा भी जलने लगा था। एक दिन सीता घर में खाना बना रही होती है, तभी बच्चे गर्मी से परेशान होकर बोलते हैं, माँ, ये चूल्हे से निकलने वाली गर्मी तो पूरा घर गर्म कर रही है। हाँ बेटी, लेकिन बाहर तो बारिश होती है, तो ऐसे मौसम में बाहर खाना बना पाना मुश्किल है। कोई बात नहीं माँ, हम खजूर के पत्तों से एक रसोई घर भी बना देते हैं। फिर आराम से रसोई घर में खाना बन जाएगा और हमारा घर हमेशा ठंडा रहेगा। फिर सीता और बच्चे मिलकर एक छोटा सा रसोई घर भी बना लेते हैं। अगले दिन सीता की कमाई ज्यादा होती है, तो सीता आज शाम को पकौड़े बनाने वाली थी। शाम होते ही रसोई घर में सीता पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगती है। उधर बाहर बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन भोला और मुनिया तो पत्ते के घर में खेलने में मग्न थे। तभी उन्हें पकौड़े की खुशबू आती है। अरे मुनिया, लगता है माँ पकोड़े तल रही है। चलो ना रसोई घर में चलकर देखते हैं। लेकिन भैया, बाहर तो बारिश हो रही है, हम भीग जाएंगे। अरे मुनिया, कौन सा रसोई ज्यादा दूर है, घर से ही तो चिपकी है। बस जरा सी बूंदें गिरेंगी हमारे ऊपर और फिर बारिश के मौसम में पकोड़े खाकर तो मजा ही आ जाएगा। अब क्या था, दोनों भागते हुए रसोई घर में जाते हैं। माँ, पकोड़े बन गए क्या? बाहर बारिश हो रही है, बारिश में पकोड़े खाकर तो मजा ही आ जाएगा। क्या बाहर बारिश हो रही है? अरे, मुझे तो इस रसोई घर में बारिश का पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता माँ? ये कोई ऐसा वैसा घर थोड़ी है, ये तो मजबूत खजूर के पत्तों वाला घर है। इस तरह से अब सीता का छोटा सा परिवार खुशी खुशी अपने खजूर के पत्तों वाले घर में रहने लगते हैं।